साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं भारत गांव में बसा है, कहते ही नहीं है, वास्तविकता भी है कि भारत की काफी आबादी, भारत का काफी बड़ा सेटअप गांव में है और सारी बीमारी भी गांव में है। ढोंग, पाखंड, आडंबर, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, आवागमन से संबंधित समस्याएं, तमाम समस्याएं गांवों को आज भी घेरे हुए हैं। पहले से जरूर बेहतर हुआ है, तो पहले हम गुलाम थे, अब स्वतंत्र हैं। तो गांव की स्थिति बताते हैं। 22-23 के सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 65% आबादी गांव में रहती है, जिसमें 47% लोग केवल कृषि पर आधारित हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब इसमें कुछ फ्लोटिंग मास भी है। फ्लोटिंग मीन्स गांव से शहर में आना, शहर से गांव में जाना, तो उनकी तो बात ही हम छोड़ देते हैं। गुलामी के समय में गांव की स्थिति बहुत ही खराब थी। न कोई सिंचाई का साधन था, न ही खाद की व्यवस्था थी और न ही बीज की व्यवस्था थी, उन्नत किस्म के बीज, न ही उन्हें संरक्षित करने का कोई साधन था। तो इस तरह से गांव एकदम अभावग्रस्त थे। आवागमन के भी साधन नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी और ये वाहन भी नहीं थे। मतलब तमाम तरह की कुरीतियों से भी पटा पड़ा था ग्रामीण क्षेत्र। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र काफी बदहाल स्थिति में था। आजादी के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री हुए तो गांवों की तरफ ध्यान गया। फिर विद्यालय खुले, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें काम किया। तो शिक्षा के काफी केंद्र खुले, बहुत ज्यादा विद्यालय खुले और ग्रामीण लोगों के सहयोग से खुले। एक उत्साह था आजादी के बाद। सड़कें भी बनी और आवागमन के साधन भी हुए, तमाम चीजें हुई। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको बाबा साहब ने कहा है कि अगर शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जिसको पीने के बाद आदमी शेर बन जाता है, तो उसी तरह से शिक्षा जो है उसने काफी परिवर्तन लाया। इसके पहले तो शिक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं थी। एक स्कूल हुआ करता था जिला मुख्यालय पर, वो गांव से लोग कहाँ आते थे और इतनी जगह भी नहीं थी। तो इस तरह से शिक्षा ने एक क्रांति लाया। शिक्षा के बाद सरकार जो थी उसका एक दृष्टिकोण बदला और औद्योगिकरण भी हुए। नेहरू के जमाने की बात बता रहे हैं। औद्योगिकरण भी हुए, लोगों को रोजगार मिलना भी शुरू हुआ, लोग जो है गांव छोड़ के बाहर जाने लगे, तो वातावरण थोड़ा ठीक होने लगा। पहले 80% आबादी गांव में रहती थी और 20% का ही आंकड़ा था शहरों में, और भी कम हो सकता है। धीरे धीरे वो आंकड़ा 70 पर आया, 70 और 30 का हुआ, फिर आंकड़ा 65 से 35 पर आया। तो इस तरह से आंकड़े बदलते गए, शिक्षा का प्रसार होता गया और खेती में भी जो है 66 के बाद तो एक काफी कुछ परिवर्तन हुए। बिजली आई गांव में, एक शक्ति का स्रोत आया और लोग जो है छोटे मोटे उद्योग, आटा चक्की, मशीनें, कुछ और इस तरह की चीजें जो है वो लोगों ने गांव में लगाना शुरू किया, जिससे थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई। तो काफी कुछ बदला। धीरे धीरे देश जो है कई
उलझनों में फंसता गया और अभी जो है आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार या 2000 के बाद स्थिति फिर बिगड़ने लगी। गांव से पलायन जो पहले होता था वो बहुत कम होता था, अब पलायन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो अब 65 और 47 का अंतर रह गया। लेकिन कृषि में भी काफी कुछ बदलाव आया। ये 1957 में ब्लॉकिंग की गई पूरे देश की और योजना आयोग बनाया गया। अब तो नीति आयोग बनाया जाए, क्योंकि अब तो नीति की जरूरत है, योजना की जरूरत तो है नहीं। अब कौन सी नीति बन रही है ये तो हम लोगों को भी नहीं मालूम है, लेकिन योजना आयोग का मालूम था कि 5 साल के लिए योजनाएं बनती थी और उस टारगेट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की जाती थी। अब कोई टारगेट, विकास का कोई टारगेट नहीं फिक्स है। एट प्रेजेंट नीति आयोग कोई विकास की बात नहीं करता, नीति की बात करता है। हम ओल्ड पैटर्न में 6वीं शताब्दी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से गांव में भी विकास हुआ, सड़कें बनी, ब्लॉक बने। ब्लॉकिंग इसलिए की गई कि नेहरू जी रशिया गए थे तो रशिया के शासकों ने बताया कि ब्लॉक बना करके और उसका वो विकास करिए, क्योंकि संपूर्ण देश का विकास जो है इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है, न उसकी कोई योजना वो बन पाएगी और न ही कोई दिशा निर्देश हो पाएगा। तो 1957 में ही ब्लॉकिंग हुई, ब्लॉक बने। मुझे याद है मेरे गांव के पास एक ब्लॉक बना और उस ब्लॉक 1957 में मैं 7th क्लास में पढ़ता था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। ब्लॉक का कंसेप्ट तो समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट आना। ये मेरी आंख का देखा हुआ है कि कितना शिक्षा के अभाव में बहुत ही ज्यादा जो है स्थिति खराब थी गांवों की। ट्यूबवेल लगने शुरू हुए, बिजली आई तो ट्यूबवेल लगने शुरू हुए, सिंचाई का साधन बनना शुरू हुआ। खाद ब्लॉकों से लोगों को पहले 7 किलो 10 किलो मुफ्त में बंटवाया जाए, क्योंकि जनता कहती थी, जनता के अंदर, ये मेरी आंख से देखी हुई चीज है, जनता कहती थी कि ये खेत जो है ऊसर हो जाएंगे ये खाद डालने से, और पानी अगर ट्यूबवेल लगाया जाएगा तो नीचे का सारा पानी जो है वो हो जाएगा तो धरती धंस जाएगी। तो तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी, एक तरह से ढोंग पाखंड आडंबर ही कह लीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ और विकास होने के बाद आज अनाज में आत्मनिर्भर हैं। फल, अनाज, लकड़ी, जो भी जो है चीजें हैं, दूध, दही, घी, ये सारी चीजें जो हैं इनका उत्पादन बढ़ने लगा। औद्योगिकरण तो शहरों में ही हुआ, औद्योगिकरण देहात में हो भी नहीं सकता था, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, बिजली चाहिए या एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। तो इस तरह से जो है गांवों का विकास फिर भी शहरों की अपेक्षाकृत काफी कुछ पिछड़ता ही रहा और आज भी है। तो उस समय केंद्र और राज्य की सरकारों में भी काफी उत्साह था, जनता में भी काफी उत्साह था, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। लोगों के पास रोजगार जो शहरों में लगे और लोग नौकरियां पाने लगे, तो जब पैसा गांव में आने लगा तो उनकी भी बुद्धि खुली कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से एक विकास का सिलसिला चला। फिर भी गांव की स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितना विदेशों में गांव की स्थिति है। विदेशों की परिस्थितियां तो अलग है और भारत की परिस्थिति अलग है। आज भी कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, काफी बड़ी जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। कृषि जो है घाटे का सौदा है, क्योंकि जितनी लागत आती है कृषि में
उसका बहुत कम हिस्सा उसको प्राप्त होता है। कारण क्या है? कॉमर्शियल खेती नहीं होती। कॉमर्शियल से मतलब मेरा है कि किसान अपने खेत का दाम नहीं जोड़ता है, वो लागत में नहीं जोड़ी जाती है। अपने श्रम का दाम वो लागत में नहीं जोड़ता है। तो बीज का दाम, पानी का दाम या बिजली का दाम, पानी की लागत भी नहीं वो जोड़ता है। किसका जोड़ता है? बिजली, जो ट्यूबवेल्स वगैरह से सिंचाई होती है, या फिर बीज का दाम जोड़ता है, या फिर खाद का दाम जोड़ता है। तो वो तो आधा ही हुआ। अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो पता चलेगा कि 60-40 का अंतर है। 40% घाटे में है, 40 से ज्यादा ही घाटे में है। बल्कि आप 55-45 कह लीजिए। तो कृषि में को एक कमर्शियल नहीं बनाया गया कि भाई कितनी लागत हमारी जा रही है और कितना हमको मिल रहा है, इसका कोई आकलन नहीं है। तो आकलन के अभाव में भी एक जो सिलसिला चल रहा है सो चल रहा है, बाकी जो है उसमें कोई नई चीज नहीं आई। अब सरकारें बदलती रहीं, सरकारें आती जाती रहीं, तो सरकारों का दृष्टिकोण भी अलग अलग रहा। कुछ सरकारें जैसे कांग्रेस की सरकार थी, उसका गांवों पर कुछ फोकस था, बीज, खाद, क्योंकि उसके सामने एक खाद्य समस्या बहुत बड़ी रही। मतलब 64-65 में खाद्य समस्या विकराल रूप धारण किए हुए थी। अमेरिका से मक्का आयात किया जाता था, गेहूं आयात किया जाता था, तब हम खाना खाते थे। धीरे धीरे उसमें कृषि के विश्वविद्यालय खोले गए, वहाँ रिसर्च हुए, और रिसर्च होने के बाद जो अच्छे बीज आए, खाद के कारखाने लगे। ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ, और खाद आने लगी, ट्यूबवेल लगे, तो सिंचाई, खाद, बीज, ये आज की स्थिति में काफी कुछ ठीक है। आज की स्थिति में तो नहीं कहेंगे, आज से 10 वर्ष पहले तक ठीक था, 10 या 15 वर्ष पहले तक ठीक था। मैंने अपनी आंख से देखा है कि लोगों के पास खेत थे, लेकिन पैदावार इतनी कम होती थी कि उसका खुद का गुजारा नहीं हो पाता था। वो दूसरों को क्या खिलाएगा या विदेशों में क्या भेजेगा। धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई, फिर सरकारें बदली। जो सरकार बाद में आई आज से 10 साल पहले, उसने जो योजना आयोग को बंद कर दी। उसने योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग बना दिया, और गांवों की दशा दुर्दशा के बारे में उसने सोचना ही बंद कर दिया। आज गांव में आप जाइएगा तो ये सरकार कुछ भी नहीं सोचती है। फिर इधर सामाजिक कुरीतियां बढ़ना शुरू हो गई, जातिवाद हो गया, वोट के चक्कर में जातिवाद में बढ़ोतरी हुई, जाति के आधार पर सरकारें बनने लगी और क्षेत्र के आधार पर सरकारें बनने लगी। तो भारतीय राजनीति की दुर्दशा हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और तेजी से बढ़ने लगा। भारतीय राजनीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, और उसकी लौ या उसकी गर्मी गांवों तक पहुंच रही है। गांव में भी अब जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर वोट पड़ते हैं। तो देश गर्त की तरफ, पतन की तरफ जाना शुरू हो गया। नीति आयोग कोई नीति नहीं बनाता है, वो सरकार के लिए नीति बनाता है, जनता के लिए कुछ नहीं है उसका। जो सरकारें हैं अभी 10-15 सालों के बाद जो सरकारें बनी, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, कहीं कोई नियंत्रण नहीं था। फिर बाद में जो सरकार आई वो कृषि को तो बिल्कुल ही इग्नोर किया उसने, मतलब उसकी तरह उसका कृषि पर कोई ध्यान ही नहीं है।
शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं है, तो रह क्या जाता है? बेईमानी और चोरी। पूरी तरह से जाति में समाज बट गया। जो जातियां जो है स्वतंत्रता के बाद जो है जातियों का जो फैक्टर था वो बहुत कुछ खत्म हो रहा था। कोई जात नहीं पूछता था, ये पूछता था कि कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो, कहाँ काम करते हो, किस तरह से काम करते हो। तो जातियों का फैक्टर बढ़ने लगा और जातियां जो है वो राजनीति का एक अखाड़ा बन गई। आज भी भारतीय समाज में अगड़ी और पिछड़ी जातियां होती हैं, दलित होता है, और आज की समाज में इसका बोलबाला है। अगड़ा क्या हो, पिछड़ा क्या है, दलित क्या है। और अब जाति जो है राजनीति का एक मुख्य मुद्दा बन गया। कैसे आप देश चलाएंगे? देश जाति पर थोड़ी न चलता है, देश चलता है आर्थिक विकास पर। आप खुशहाल हैं, कब खुशहाल हैं? जब जीडीपी 10% से ऊपर है, 12%, 14% जब आपकी जीडीपी है तो हम कह सकते हैं कि खुशहाल है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जाति अलग हो गया, जाति एक फैक्टर हो गया। कुछ जातियां भारत में खेती करती हैं, उनके पास खेत नहीं है लेकिन खेती करती हैं। कुछ जातियां जिनके पास खेत है वो खेती नहीं करती हैं। आप व्यवहारिक चीज समझिए, कुछ जातियों के पास खेत है लेकिन वो खेती नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि खेती करना या हल जोतना या खेत में जाना उसके लिए मान सम्मान की बात बन जाती है, उसकी बेइज्जती हो जाती है। और कुछ लोगों के पास खेत नहीं है लेकिन वो खेती करते हैं। तो जब खेत नहीं है तो खेती कैसे करते हैं? इसके मतलब वो भी विपन्न स्थिति में, और वो जो है खेत तो लिए बैठा है वो बेईमान है। जो खेत लिए बैठा हुआ खेती उसमें नहीं हो रही है कायदे से। तो इस तरह से असंतुलन है। जातियों का असंतुलन अलग बताया हमने कि जातियों में क्या असंतुलन है। एक सवर्ण है तो एक दलित है, एक पिछड़ा है। पूरी तरह से असंतुलित है जातियों का फैक्टर जो है। उसी तरह जमीनों का फैक्टर जो है पूरी तरह से असंतुलित है। जिन जातियों के पास जमीन नहीं है वो खेती करती हैं, जिनके पास जमीन है वो खेती नहीं करती हैं, वो कब्जा जमाए बैठी हैं। तीसरा धर्म। धर्म भी एक फैक्टर है किसी भी देश का। तो धर्म में इतनी असहिष्णुता है, इतनी अमानवता है, इतना ढोंग पाखंड आडंबर है कि धर्म एक धंधा बन के रह गया है। मंदिरों से मंदिर किसी एक ही कौम के पास है या एक ही जाति के पास है। धर्म का ठेकेदार एक ही जाति है, दूसरी जातियां धर्म से कोई उनका लेना देना नहीं है। तो मैक्सिमम भ्रष्टाचार और मैक्सिमम अराजकता धर्म के अंदर है। इन मंदिरों में जो धार्मिक स्थान है इनमें अपराध, बहुत ज्यादा संपत्ति जो है डंप है। उनके तहखानों में सोने और चांदी और रुपया पैसा का भरमार है। तो देश के जीडीपी में या देश की संपत्ति में नहीं लिया जाता है, वो डंप संपत्ति है। तो इस तरह से धन का बंटवारा भी सही तरीके से नहीं हुआ। धन जो है मंदिरों के पास हो गया। अब मंदिरों ने क्या उस धन बल के कारण एक कौम जो है वो बलवान हो गई और उसने ढोंग पाखंड आडंबर या कुशिक्षा या सारी चीजों को उसने प्रभावित किया। अब चूंकि समाज में शिक्षा नहीं है,
तो धर्म के जाल में वो आसानी से फंस गया। शिक्षा हो तो एक बार वो सोचे, तो शिक्षा का भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई और शिक्षा को में भी बंटवारा किया गया। कुछ लोगों के लड़के विदेश में पढ़ते हैं और कुछ लोगों के लड़के गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, जहां कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो शिक्षा का भी बंटवारा कर लिया आपने। गांव और शहर उसी हिसाब से जो उच्च जातियां या सवर्ण जाति है वो शहरों में ज्यादा रहती है, पिछड़ी और दलित जातियां गांव में ज्यादा रहती है। तो गांव और शहर के आधार पर जातियां बंट गई, धर्म बंट गया। बड़े बड़े मंदिर जिनकी करोड़ों में आमदनी है, अरबों में आमदनी है, वो बड़े बड़े शहरों में है। तो शहर और गांव के आधार पर जो बंटवारा हो गया वो सब चीज का बंटवारा हो गया, जातियों का बंटवारा। शहर में जाति थोड़ा डाइल्यूट है, कोई जाति नहीं पूछता कि तुम क्या हो। अगर उसकी उपाधि लगी हुई है, यादव, मौर्य, पांडे, सिंह, ये वो श्रीवास्तव लगा हुआ है, तो उस आधार पर हम जो है ये पता कर लेते हैं कि ये इस जाति के हैं। लेकिन गांव में जाति का खुला प्रदर्शन होता है। छोटी जातियां हैं जिसमें पिछड़े और दलित आते हैं, उनका उपहास किया जाता है बड़ी जातियों द्वारा, ये दलित है। तो ये समाज का वातावरण बोझिल होता है। जो शक्ति आपको विकास की तरफ लगनी चाहिए वो जातियों में लग जाती है, आपस में क्लैश होता है, मारपीट होती है, बंदूकें चलती हैं, लूटपाट होती है, डकैती होती है। अभी हम कबीले शासन में रह रहे हैं, हम यही कहेंगे कि हम कबीले शासन में रह रहे हैं, जिसमें एक कबीला दूसरी कबीला से लड़ता था और अनावश्यक लड़ता था। उसी तरह से जातियों के आधार पर जो बंटवारा है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसमें मौज लेती है। सरकारें अपना शासन सत्ता बनाती हैं, वो जातियों को बार्गेन करती हैं, जहां जिस जाति का बाहुल्य है वहां से वही कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो। तो जाति, धर्म और शिक्षा का भी बंटवारा बता ही दिया आपको हमने। कुछ लोगों के लड़के विदेश पढ़ते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो बेशर्म है जो अपने देश का पैसा विदेशों में भेजते हैं और इस देश को गुलाम बनाने की साजिश करते हैं। तमाम मंत्रियों के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, न्यायिक प्रणाली में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारियों के लोग और तमाम कुछ बिजनेस क्लास के लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और देश का पैसा विदेश में भेजते हैं। अंग्रेज कहते थे डॉग्स और इंडियंस आर इक्वल, कुत्तों से हमारी तुलना की जाती थी और हम हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज हम जैसे कुत्ते लड़ते हैं वैसे ही हम राजनीति में लड़ते हैं। एक दूसरे पर गलत आरोप लगाना, तंज कसना, झूठ बोलना, देश की बात नहीं करना, औरतों की तो इस देश में कोई इज्जत ही नहीं है, जबकि औरतें जो है वो पूरा संसार चलाती हैं, पूरा देश चलाती हैं। औरतों का इतना अपमान है जिसका हद है, पर प्रतिष्ठा किसकी है, इज्जत किसकी है? ये गुंडे मवाली माफिया जो देश के पक्के दुश्मन हैं, और कुछ गुंडे मवाली माफिया तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और उल्टे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये खुली किताब है, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या गांव और क्या शहर,
गांव तो खत्म हो रहे हैं। गांवों का आंकड़ा तेजी से चेंज होना चाहिए था। जो 70% की आंकड़े हैं वो 50 से नीचे आ जाने चाहिए थे, या बराबर बराबर हो जाना चाहिए था। तो 50-50 का मतलब जो है वो शहरों में आबादी जो है बढ़नी चाहिए थी और गांव में कम होनी चाहिए थी, या उसकी एक व्यवस्था बनानी चाहिए थी। अगर रोजगार होता और लोग गांव से पलायन नहीं करते, मतलब एक तरह से टेम्परेरीली माइग्रेट होते, तो गांव की दशा भी सुधरती, गांव में भी पैसा जाता शहरों से, और एक इक्विलिब्रियम कायम होता, एक साम्य कायम होता। इसके बजाय हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं, और तमाम उन अनर्गल चीजों के का बढ़ावा दे करके हम अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। नारे क्या आ रहे हैं, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। अरे बट तो चुके ही हैं, गंगा जल से कुर्सियां तो धुलवाई जा रही हैं, टोटी आज तक नहीं मिली, और आज तक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर भी नहीं काट के कोई लाया। अरे और करिए, और जितना नरक में जाना हो, और नरक स्वर्ग की तो बात ही अलग है। तो आप जितना नीचे गिर सकता हो गिरिए, और देश कहते हैं ना, अब कुदरत के भरोसे इसको छोड़ दीजिए। मतलब आप एकदम निकम्मे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। और हिंदू खतरे में है, और हिंदू मुस्लिम करते रहिए, और वो परिस्थितियां पैदा करते रहिए जिसकी वजह से इस देश का विनाश हो सके। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।